का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती 2023 के लिए जो जनरल स्टडीज का हमारा एक बहुत बड़ा वाला जो पोर्शन है, जहां से आप लोगों की मेरिट लिस्ट डिसाइड होनी है, उसका एक और पार्ट यहां पर में हम लोग देखेंगे। इन लेक्चर्स के अंदर में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी जो एससीईआरटी बुक है बिहार की, उसको प्लस एनसीईआरटी के अंदर में जो कंटेंट दिया हुआ है, उनको दोनों को ध्यान में रखकर आप लोगों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम के अंदर में आपसे पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नाउ फ्रेंड्स, ये दोनों सोर्स आप लोगों ने पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि कभी एससीईआरटी कहते हैं बीपीएससी वाले, कभी एनसीईआरटी कहते हैं, तो हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है। हमें यहाँ पर में जो है बिल्कुल तैयारी के साथ में एग्जाम में जाना है, और तैयारी के साथ में ही हम लोग एग्जाम के अंदर में जाकर सिलेक्शन भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि खुद का जिला मिले यहाँ पर में। ठीक है, चलिए, जितने भी लोग यहाँ पर में जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत। ठीक है, चलिए, तो जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स इस सेशन को आप लोग जहां जहां पे भी इस सेशन को शेयर कर सकते हो, जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 450 से भी ज्यादा लोगों ने यहाँ पर इस सेशन को लाइक कर दिया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को लाइक करने के लिए, और जिन्होंने भी शेयर कर दिया है उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यार हैप्पी बर्थडे, क्या मेरा बर्थडे थोड़ी है क्या? मतलब दानिश सर हैप्पी बर्थडे, मतलब क्या हुआ, आज नया जन्म हुआ है क्या मेरा? मैंने क्या अभी अश्व में ये करके आया हो क्या, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान करके आया हो क्या मैं? ठीक है, मतलब कुछ भी। Who were called रयोत्स इन रयोतवाड़ी सेटलमेंट? रैयतवाड़ी बंदोबस्त में रैयत किसने कहा जाता था? देख रहे हो आप लोग, मतलब अफवाह किस तरीके से फैल सकती है कि एक व्यक्ति ने यहाँ पर में लिखा। सबसे पहले मेरा ध्यान गया, शालिनी कुमारी जी ने लिखा वहां पर में, उसके बाद में बाकी सारे लोगों ने हैप्पी बर्थडे लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब इसी तरीके से फैलती है। अब उनको पता नहीं कहां से मिली ये खबर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअल में आप लोगों से बोला जा रहा है ये रयोतवाड़ी जो सेटलमेंट है, ठीक है, इसके अंदर में ये रयोत शब्द का मतलब क्या है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों का। और आपको बता दूं एससीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है, ये आपकी 7th क्लास की एससीईआरटी बिहार बुक में भी दिया हुआ है। तो दक्षिण भारत के अंदर में आप लोगों ने याद रखना है, यहां पर में स्पेशली रयोतवाड़ी सेटलमेंट कहां पर में लगा था, कमेंट करके बता देंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग। रयोतवाड़ी सेटलमेंट जो है आप लोगों का लगा था फ्रेंड्स बिहार के आपके मद्रास प्रांत के अंदर में, नीचे में, ठीक है, दक्षिण भारत में। ठीक है, तो साउथ इंडिया के अंदर में लगा था रयोतवाड़ी सेटलमेंट। और रयोत का मतलब ही होता है कल्टीवेटर, क्योंकि यहां पर में डायरेक्टली क्या होता था, डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था। क्योंकि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के इलाके में ऐसा था कि वहां पर में जमींदार हुआ करते थे, जमींदार बिचौलिए के रूप में काम करते थे। लेकिन दक्षिण भारत में जमींदार नहीं थे, तो डायरेक्टली किसानों के साथ में एग्रीमेंट करते थे अंग्रेज लोग टैक्स वसूल करने के लिए। इसी वजह से इसको रयोतवाड़ी सेटलमेंट बोला जाता है। मैं आप लोगों को कुछ एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड फैक्ट बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड। रयोतवाड़ी सेटलमेंट को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग लिख देंगे एक बार। रयोतवाड़ी सेटलमेंट को मुनरो सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रयोतवाड़ी सेटलमेंट को मुनरो सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है हम लोगों ने। मुनरो सिस्टम, क्यों मुनरो सिस्टम के नाम से जानते हैं? क्योंकि जब रयोतवाड़ी सेटलमेंट पूरे मद्रास पर लागू किया गया, इस पूरे इलाके पर, ठीक है, उस समय में मद्रास का जो गवर्नर था वो था थॉमस मुनरो। ये आप लोग याद रखोगे, थॉमस मुनरो उस समय में मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, साउथ इंडिया में कोई जमींदार नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने डायरेक्टली किसानों के साथ में समझौता किया था। और थॉमस मुनरो ने तो एक बार यह भी कहा था कि ब्रिटिश जो है, क्योंकि जमींदार कोई है नहीं वहां पर में, डायरेक्ट किसानों के साथ में पैसे ले रहे, तो ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने पेरेंट फिगर की तरह होना चाहिए, पेरेंटल फादर फिगर, एक पिता की भांति जो है किसानों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये किसानों की अंग्रेजों ने एक फादर की तरह रक्षा करनी चाहिए, किसने कहा था? थॉमस मुनरो ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर करेंगे आप सभी लोग। कल रात में मैंने इसको पेड क्लास के अंदर में भी करवाया था, और मैं चाह रहा था कि उन बच्चों की रिवीजन भी हो जाए अच्छे से, सारे बच्चों की। जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में, दांडी मार्च जो कि आपको पता है फ्रेंड्स कि 1930 में स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च, उसमें बहुत सारे लोग गांधी जी के साथ में थे। सबसे पहले तो कितने आदमी थे गांधी जी के साथ में? और जो बच्चे भी, जिन भी बच्चों ने लेक्चर देखे मेरे पिछले 2 लेक्चर, ठीक है, कल रात में 9 बजे वाला और परसों रात में 9 बजे वाला, ठीक है, जितने भी लोगों ने देखे उन लोगों को तो बिल्कुल एकदम याद हो गया होगा। कितने आदमी थे गांधी जी के साथ में? बताइए, टोटल दांडी मार्च के अंदर में गांधी जी के साथ में, बिल्कुल गांधी जी के साथ में 78 लोग थे। इन 78 में से एक बिहारी भी था। ठीक है, एक बिहारी 100 पे भारी। ठीक है, चलिए, तो एक बिहारी व्यक्ति भी थे इनके साथ में। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? गिरिवरधारी चौधरी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि बिहार से किसने गांधी जी के साथ में दांडी यात्रा में पार्टिसिपेट किया था? तो गिरिवरधारी चौधरी, याद रखना है आप लोगों ने। कारो बाबू के नाम से भी इनको जाना जाता है शॉर्ट में, कारो बाबू।
ठीक है, कारो बाबू, जैसे आप लोगों को चिंकू पिंकू टिंकी पिंकी जो भी बोला जाता होगा आपके घर में, ठीक है, इनको कारो बाबू के नाम से जाना जाता था, गिरिवरधारी चौधरी जी को। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो गांधी जी के साथ में 78 लोग थे, गांधी जी प्लस 78 लोग। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स इसके बारे में। वैसे कल इसको पूरा डायग्राम के थ्रू मैंने वहां पर मैं पढ़ाया हुआ है। यहां पर मैं साबरमती से दांडी तक की जो यात्रा थी वो कितना दूरी थी, दूरी कितनी थी इसकी, ये आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो दूरी कितनी थी साबरमती से लेकर दांडी तक की यात्रा? 240 माइल की दूरी थी जो गांधी जी ने तय की थी। ठीक है, इसको किलोमीटर में आप लोग कन्वर्ट करोगे तो 386 किलोमीटर के करीब करीब आता है ये। ओके, आप लोगों का ये जो यात्रा थी, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चली थी, दांडी यात्रा, नमक कर के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोग। ठीक है, यहां पर मैं देखिए महलवारी सेटलमेंट, जैसे रेवतवारी सेटलमेंट हमने देखा था कि साउथ इंडिया में लागू था। ओके, पूरा रिवीजन करवाते चलेंगे हम लोग साथ साथ में। ठीक है, यहां पर मैं देखिए रेवतवारी सेटलमेंट साउथ इंडिया में था। आपको बताना है कि महलवारी सेटलमेंट कहां पर में लागू था। महलवारी, तो महलवारी सेटलमेंट जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट है भारत का, उत्तर पश्चिमी भाग, वहां पर में लागू था ये रेवतवारी सेटलमेंट आप लोगों का। महलवारी सेटलमेंट, महलवारी सेटलमेंट में महल का मतलब ही होता है गांव। क्या होता है महल का मतलब? विलेज, ये याद रखना है आप लोगों ने, विलेज। यहां पर में महलवारी सेटलमेंट के अंदर में टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? यहां तो दक्षिण भारत में तो डायरेक्ट किसानों से अंग्रेज लोग खुद वसूल करते थे। यहां पर में टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को दी गई थी। महलवारी सेटलमेंट में महल का मतलब ही होता है आप लोगों का गांव। ठीक है, ऐसा गांव जहां से टैक्स वसूल किया जाता है उसको महल बोला जाता था। तो महलवारी सेटलमेंट सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर में, भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर में लागू था। ठीक है, महल का मतलब होता है विलेजेस। ठीक है, और महलवारी सेटलमेंट के अंदर में जो टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी थी उस गांव का, जिस भी गांव से टैक्स वसूलना होता था उस गांव के मुखिया की होती थी। गांव का मुखिया टैक्स वसूलता था और अंग्रेजों को लाकर देता था। ये याद रखना है आप लोगों ने। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे ताकि ऐसे ही आप लोगों के लिए और ज्यादा बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जा सके। एक क्वेश्चन और है आप लोगों का एससीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और इस चीज को मैं जब पेड के अंदर में आप लोगों के लिए मिसलेनियस जब हम लोग पूरा का पूरा करेंगे, लंबे सारे सेशन से आप लोगों के उसके अंदर में इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि कल मैंने साइमन कमीशन के बारे में बताया था और उस समय में बताया था आपको कि 1919 का कानून का रिव्यू करने के लिए आया था वो। वैसे ही हम लोग एक एक्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को कि कौन सा कानून था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ठीक है, उससे सारे अधिकार ले लिए गए। क्योंकि भारत के ऊपर में सबसे पहले कब्जा किसने किया था? एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कब्जा किया था भारत के ऊपर में। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार ले लिए और ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटेन की जो सरकार है, उसको सारे अधिकार दे दिए गए। और यह हुआ था एक्ट ऑफ 1858 के जरिए, 1858 का जो कानून था उसके जरिए। मतलब आपके 1857 के युद्ध के बाद में कानून पास किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार ले लिए गए भारत के और ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथ में ले लिए पूरे के पूरे अधिकार। तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी होगा, 1858 के अधिनियम के तहत। इसी अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था, ठीक है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? कोई बता सकता है कमेंट करके मुझे? इसी अधिनियम के तहत किया गया था वो। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? बताइए जल्दी से, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। वायसराय, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, वायसराय कर दिया गया था। तो आप लोगों से बोला जा सकता है कि वायसराय की पोस्ट कब बनाई गई? तो 1858 के अंदर में बनाई गई थी। भारत के पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का। ठीक है, ओके, चलिए। नई शालिनी कुमारी जी काफी सारी है, आप एक बार ऐप को अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए। आप ऐप को एक्सप्लोर करोगे तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर में अच्छे से समझ में आएंगी। ऐप को छेड़ो यार, जितना ज्यादा छेड़ सकते हो उतना ज्यादा छेड़ो। पूरा जाके पूरा उसका कबाड़ा कर डालो, अंदर जा जाके एक एक चीज को देखो। कोई भी गड़बड़ होंगी, ठीक है, 96978844 नंबर पे कॉल करना, वो ठीक कर देंगे आपकी टेक्निकल टीम उसको वापस से। जितना खराब कर सकते हो ऐप को खराब कर दो। मतलब ऐसा करो कि उसको छेड़ दो पूरा अंदर, एक एक सेटिंग में जाके, एक एक जगह पे जाके, हर जगह पे जाके उसको छेड़ो जब तक पूरा समझ में नहीं आ जाता। कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो होगा अपन पूरा पीछे से ठीक कर सकते हो उसको। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है आप लोगों का 6वीं क्लास की एससीईआरटी में भी दिया हुआ है और आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? समुद्रगुप्त नाम का एक गुप्त वंश का शासक था। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी के अंदर में उत्तर भारत में इस इलाके के ऊपर में गुप्ता वंश ने शासन किया है। गुप्ता
वंश ने शासन किया है। गुप्ता वंश का ही एक राजा था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से। एक मतलब पिलर है ऐसा बड़ा सा, ठीक है, आपको ये प्रयाग राज के अंदर में मिलेगा ये पिलर, ठीक है, इलाहाबाद या प्रयागराज पिलर, इलाहाबाद पिलर या फिर प्रयागराज पिलर उसको बोला जाता है, प्रयाग प्रशस्ति। तो ये जो प्रशस्ति है उसमें हरिसेन के बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी गई है लंबे लंबे सेंटेंसेस के अंदर में। समुद्रगुप्त ऐसा था, समुद्रगुप्त वैसा था, समुद्रगुप्त ने ये किया, समुद्रगुप्त ने वो किया, समुद्रगुप्त जो है इतना महान था, उतना महान था, अदरक लहसन प्याज सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, उसने लिखा है, ये याद रखना है आप लोगों ने, हरिसेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो हरिसेन जो है ये इसने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था ये याद रखना है आप लोगों ने, दरबारी कवि। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा दिखाना भी चाहूंगा इस तरीके से ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। वैसे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लोगों को बताऊं क्या मैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा और फिर बाद में कुछ और भी चीज है जो मैंने आप लोगों से बात करनी है, ठीक है, उसके बारे में बात करूंगा। आपको पता है फ्रेंड्स ये जो प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की जिस पिलर के ऊपर में है, ओके, ये पिलर एक्चुअल में किसने बनाया था? ये पिलर एक्चुअल में असली में किसने बनाया था? वो पिलर जिस पिलर के ऊपर में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है, ये पिलर असली में अशोका के समय का है। ये अशोका ने बनवाया था उसके अंदर में, मतलब अशोका के बारे में उसमें जानकारी दी गई है। दूसरा, बाद में उसी पिलर के ऊपर में, ठीक है, समुद्रगुप्त ने हरिसेन ने समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी लिखवाई है, समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी लिखवाई है, समुद्रगुप्त के बारे में। और उसी पिलर के ऊपर में बाद में एक मुगल बादशाह है उसका भी नाम लिखा हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी है। ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी के एक एग्जाम के अंदर में आया था, इसी वजह से मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं इसको। एक राजा और है, ये बताइए जल्दी से कि कौन से मुगल बादशाह का भी नाम है उसी प्रशस्ति उसी पिलर के ऊपर में, ठीक है। आंसर क्या होगा यहां पर? मैं बीरबल, मैं राजा का नाम पूछा हूं। बीरबल का तो नाम उसके ऊपर में है, लेकिन बीरबल राजा नहीं था ना। बीरबल का नाम है, वो बात उन्होंने सही कही है, लेकिन मैं राजा की बात करूं, कौन से राजा के नाम इसके ऊपर में? वेरी गुड, जहांगीर का नाम इसके ऊपर में उल्लेखित है, जहांगीर का नाम इसके ऊपर में उल्लेखित है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया था एक एग्जाम में, इस वजह से आप लोगों को करवा दिया। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही फैक्ट्स आप लोगों को और करवा दूं तो आप लोग बताते रहना। वैसे ये पहले आप लोगों का ये पिलर कौशाम्बी में था, कौशाम्बी। बाद में इसको जो है प्रयागराज में किसने शिफ्ट करवा दिया था? प्रयाग में अकबर के समय में इसको शिफ्ट करवा दिया गया था, उखाड़ के वहां से, अकबर के समय में। तो असली में ये कौशाम्बी में था, फिर बाद में उसको उखाड़ के प्रयाग में शिफ्ट करा दिया गया था अकबर के समय काल में। जी हाँ, ये यूपी के अंदर में, ऑब्वियस सी बात है, प्रयागराज यूपी में, तो ये भी यूपी में ही होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 1857। क्योंकि मैं आप लोगों को काफी सारी चीजें करवा रहा हूँ इसके अंदर में, तो आज एनसीईआरटी बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा। और जब 5 बजे वाली जो क्लास होती है उसके अंदर में भी आप लोग आ सकते हो फ्रेंड्स, उसमें भी आप लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेंगी, क्योंकि उसमें भी एनसीईआरटी और लूसेंट बेस्ड क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों को। बताइए जल्दी जल्दी से आंसर क्या होगा इसका? वेरी गुड। देखिए, माझा प्रवास नाम की एक पुस्तक है, एक बुक है, माझा प्रवास। ये बुक किस किस समय काल में लिखी गई थी? ये बुक लिखी गई थी 1857 के युद्ध के समय में, 1857 के युद्ध के समय में। और ये जो बुक है आप लोगों की, माझा प्रवास, 1857 के युद्ध के समय में लिखी थी विष्णु भट्ट गोडसे ने। एनसीईआरटी में इसका उल्लेख दिया गया, विष्णु भट्ट गोडसे ने। ये बुक उन्होंने लिखी थी 1857 में। जहां जहां पर में युद्ध हो रहा था, एक मराठी पर्सन थे ये, जहां जहां युद्ध हो रहा था वहां वहां गए, और जो जो उन्होंने देखा उन्होंने उसको माझा प्रवास, माझा का मतलब होता है मेरा, मराठी भाषा में माझा मतलब मेरा, और प्रवास मतलब यात्रा। तो मेरी यात्रा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा आप लोगों का, मेरी यात्रा, ठीक है, यात्रा इसका आंसर हो, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो 1857 के ऊपर में इन्होंने लिखी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। विष्णु भट्ट गोडसे ने माझा प्रवास नाम की पुस्तक 1857 के युद्ध के ऊपर में आधारित, ये आप लोगों का प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। कोई भी जानकारी का ये प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि विष्णु भट्ट गोडसे ने खुद ने जो जो देखा वो उन्होंने लिखा, ठीक है, जो उन्होंने देखा वो उन्होंने लिखा। तो माझा प्रवास या माय ट्रेवल्स द स्टोरी ऑफ 1857 म्यूटिनी, अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें इसको, तो ये जो है आपका प्राइमरी सोर्स है किसी भी जानकारी को लेने का। नेक्स्ट, नाउ फ्रेंड्स, सिकंदर नाम का एक शासक कहाँ का रहने वाला था? सिकंदर नाम का शासक कहाँ का रहने वाला था? जल्दी जल्दी से लाइक कर देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर में सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को।
चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं अ रूलर नेम्ड अलेक्जेंडर जो है वो कहाँ का था, इजिप्ट, रोम, मैसेडोनिया, स्लोवेनिया। तो आंसर आप लोगों को याद रखना है, ये मैसेडोनिया का था, मैसेडोनिया। ठीक है, मैसेडोनिया। मैसेडोनिया जो है फ्रेंड्स आप लोगों का कहाँ पर में है, यूरोप में। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस जगह पे आप देख सकते हो, ये है मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का ये रहने वाला था। मैसेडोनिया से इसने विश्व विजेता बनने की इच्छा लेकर ये बाहर निकला। एशिया माइनर को जीता उसने सबसे पहले, उसके बाद में यहाँ पर में एशिया के तरफ में आकर काफी सारे इलाकों को जीता। इजिप्ट का बहुत बड़ा एक पार्ट उसने अपने कब्जे में ले लिया था। भारत में आया और भारत के अंदर में एक नदी है, ठीक है, ब्यास नदी। यहां तक आने के बाद में उसके जो सैनिक थे उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया। ठीक है, उसके सैनिकों ने इस जगह से आगे जाने से मना कर दिया। वो थक चुके थे, वो घर वापस जाना चाहते थे। ठीक है, और उनको घर की याद सता रही थी, तो ब्यास नदी से आगे जाने से उसके सैनिकों ने मना कर दिया। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है, वो मैसेडोनिया नाम के देश से आया था, वहां का निवासी था। ये मैसेडोनिया का राजा था, विश्व विजेता बनने की इच्छा लेकर निकला था। भारत तक पहुंचा वो, ब्यास नदी तक, ब्यास नदी से वो वापस लौट गया था। ब्यास नदी के आगे नहीं आया क्योंकि उसके सैनिकों ने आगे जाने से मना कर दिया था। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे आप लोगों को बताना है कि किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, किस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, ये बताएंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें स्वर्ण काल की, गोल्डन एज की, तो गोल्डन एज उस समय काल को कहा जाता है जिसके अंदर में बहुत ज्यादा विकास हुआ हो, बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की देखने के लिए मिली हो। और हमारे भारत के अंदर में चौथी, पांचवी और छठवीं शताब्दी में, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, चौथी, पांचवी और छठवीं शताब्दी के अंदर में, गुप्ता काल के समय में भारत में वास्तुकला में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के अंदर में, और इसके अलावा आप लोगों का जो लिटरेचर है, ठीक है, लिटरेचर, उसके क्षेत्र के अंदर में काफी ज्यादा विकास हुआ। आप लोगों को कालिदास, आर्यभट्ट, वरामिहिर जैसे बड़े बड़े जो है नाम देखने के लिए उस समय में मिलते हैं गुप्ता काल के अंदर में। इसी वजह से गुप्ता काल को जो है भारत का स्वर्ण काल, प्राचीन भारत का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, प्लीज इसको याद रखना आप लोग, एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे सभी के सभी लोग। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के। यहां पर मैं आपको बता दूं व्हाट इज गोल्डन एज, स्वर्ण युग क्या है। तो स्वर्ण युग उसको कहा जाता है जिसके अंदर में इतना सारा विकास हुआ हो। ठीक है, जब इतना सारा विकास हुआ है तो क्यों ना उसको गोल्डन एज बोला जाए आपका, चौथी, पांचवी और छठवीं शताब्दी के अंदर में। ओके, गोल्डन एज या फिर क्लासिकल एज के रूप में, स्वर्ण युग या फिर शास्त्रीय युग के नाम से इसको जानते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का ये। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कर दो आप लोग, मान जाएंगे आप लोगों को कि जी हाँ बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो इसको। जल्दी जल्दी से करेंगे आप सभी लोग इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों से बोला गया है कि अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट्स लेड बाय गांधी जी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोगों को लगाना है। ठीक है, ध्यान से देखना आप लोग। खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस। खेड़ा सत्याग्रह जो है ये हुआ था आप लोगों का 1918 के अंदर में। कौन से राज्य में हुआ था ये आप लोग मेरे को बताते जाएंगे। खेड़ा सत्याग्रह कौन से राज्य में हुआ था। वही मैं चंपारण की बात करूं आप लोगों से, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत के अंदर में 1917 के अंदर में। असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1920 से 1922 तक चला था आपका असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में चला था। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कौन सी यात्रा के बाद स्टार्ट हुआ था, कमेंट करके बताइए जल्दी से। कमेंट करके बताओ जल्दी से कि कौन सी यात्रा के बाद में स्टार्ट हुआ था। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं एक फूफा जी टाइप के इंसान थे। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर में मैंने देखा, इस वजह से मैंने कल का आपका लेक्चर नहीं लिया क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील हो नहीं रहा था। तो बिना मोटिवेशन के मैं क्लास ले नहीं सकता। कि एक फूफा जी टाइप का इंसान था जिसको घर में कोई सुनता नहीं होगा, ऑफलाइन में उनको सीरियसली लेते नहीं होंगे। ठीक है, जब भी वो घर पे, क्योंकि उनकी हरकतें वैसी रहती है, लड़ाकू टाइप के लोग। उसके बाद में
ऑनलाइन आते हैं वहां भी कोई उनको सीरियसली नहीं लेता, तो वो क्या करते पता है क्या, कुछ ना कुछ उलूल जुलूल कमेंट करके या अपमानजनक या कुछ भी नहीं, क्या जैसे ट्रोलिंग जिसको बोला जाता है साधारण भाषा में, ट्रोल करने वाले कमेंट करते हैं ताकि उनके तरफ में ध्यान आकर्षित हो लोगों का, क्योंकि ऐसे तो कोई उनको भाव देता नहीं। वो मेरे को वहां पर में लिख रहे हैं कि सर आप कमेंट करने के लिए क्यों बोलते हो, अपना चुपचाप पढ़ाया करो। वो उस जो है यहाँ पर में इंसान को कैसे समझाया जाए कि साइंस ये कहता है कि जब आप लोगों की पूरे के पूरे सेंस, पूरे के पूरी आप लोगों की जो हाथ है, आंख है, मुंह है, जब आप सच उसको साथ में यूज करोगे तो आपका दिमाग पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा और आपके दिमाग में वो ज्यादा अच्छे से जाएगा। ठीक है, अपने आपके दिमाग में जाएगा। नहीं तो पता चले बस लेक्चर देख रहे हो और वही इंसान होगा जो कमेंट करने के लिए क्यों बोल रहे हो बोल के, ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यार ठीक है पप्पा जो है वो मेरे को लेकर गए थे जो है उधर में, जब मैं गया था तहसील ऑफिस के अंदर में, क्या बनाने के लिए, वो कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए, रहवासी प्रमाण पत्र, वहां पर मैं पप्पा के दोस्त की लड़की दिखी थी यार, कितनी बढ़िया थी ना, मतलब इस तरीके से सोच रहा होगा वो, क्योंकि उसकी हरकतें देख के वही लग रहा है कि वही करता होगा करके वो। तो जब टीचर पढ़ा रहा है ना, तो बेटा टीचर जो पढ़ा रहा होता है ना, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, वो सोच के पूरा पढ़ाता है कि कैसे आपके दिमाग के अंदर में अच्छे से जा सकता है। तो चुपचाप से पढ़ लिया, और ज्यादा फूफा जी टाइप का बनना है ना तो क्लास छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इससे मेरा नुकसान नहीं होने वाला है, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा पेपर नहीं निकलेगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, ठीक है, ये याद रखना। अगर तुम्हारा ठीक से व्यवहार नहीं रहा तो वहां से भी निकाले जाओगे, सिलेक्शन हो भी गया तो। इसीलिए बोल रहा हूं, एक के वजह से बाकी के सारे लोगों का जो है, ठीक है, सारे के सारे लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे बाकी के लोग चुपचाप से सुन लो, पहले 2 मिनट इग्नोर करके मत लिखो उसको, ये चुपचाप से सुनो। तो बाकी लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। फूफा जी नहीं बनना, नहीं तो अदरवाइज ब्लॉक कर दूंगा। तुमको आईडी बनाने में 10 मिनट लगेंगे, मेरे को ब्लॉक करने में 10 सेकंड लगते हैं। इधर आ जाओ अभी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर में, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग अगर मुंह से बोल के भी कर सकते हो तो मुंह से बोला भी करो, चाहे घर वाले आपको पागल समझे, लेकिन मुंह से बोला करो आप लोग ये सारी की सारी चीजों को यहाँ पर में। आगे मैं और बताता हूँ आप लोगों को, फिर ये याद रखना है आप लोगों ने। तो पहला क्या होगा आप लोगों का, बताओ। पहला होगा 2, ठीक है, फिर आप लोगों का आएगा 1, ठीक है 1, उसके बाद में आएगा आप लोगों का 3, फिर उसके बाद में आएगा आप लोगों का 4। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया। कितने लोगों का सही था जल्दी से बता देंगे मुझे, कितने लोग हैं यहाँ पर में जिन लोगों का सही था, जल्दी से बताइए कितने लोगों का सही था यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली क्रोनोलॉजी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में दिया हुआ है आप लोगों का। एससीईआरटी का भी रेफरेंस मैं आप लोगों को दे दूं कि एससीईआरटी के अंदर में आप लोगों की 6th स्टैंडर्ड की बुक के अंदर में दिया हुआ है, 6वीं क्लास की कक्षा के अंदर में, बिहार के बोर्ड की, और एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है। तो दोनों में दिया हुआ है, दोनों ही इंपॉर्टेंट, दोनों में दिया है तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों का। देखिए यहाँ पर मैं वेलन वगाई, ब्रह्मदेव, शाला भोग और देवदान, ये आप लोगों का चोला काल के समय में, ये याद रखना है आप लोगों ने, चोला काल के समय में, ठीक है, जो दान दिया जाता था, भूदान या फिर भूमि को दान दिया जाता था, उनके अलग अलग प्रकार है, उनके नाम हैं। अगर मैं बात करूं आप लोगों से ब्रह्मदेव की, तो ब्रह्मदेव जो है आप लोगों ने याद रखना है, ये ब्राह्मण लोगों को दी जाने वाली भूमि थी, जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। यहां पर मैं आप देख भी सकते हो, ब्राह्मण लोगों को दी जाने वाली भूमि, ब्रह्मदेव। ओके, उसके बाद में वेलन वगाई, वेलन वगाई जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं यहां पर में कि जो नॉन ब्राह्मण होते थे, गैर ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है, उन लोगों को जो भूमि दान में दी जाती थी, उन लोगों के लिए कहा जाता था, ठीक है, जो लैंड, अच्छा यहां पर मैं आप लोगों का यहां इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है, जो ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी वो थी आप लोगों की ब्रह्मदेव, और जो गैर ब्राह्मणों को दी जाती थी भूमि दान में, उसको बोला जाता था नॉन ब्राह्मण को, नॉन ब्राह्मण लोगों को जो दान में दी जाती थी उसको बोला जाता था वेलन वगाई। सभी लोग लिख देंगे कमेंट में ताकि आप लोगों को याद रहे। एक बार स्क्रीन का रिजोल्यूशन बढ़ा लो, आप लोगों को दिखने लगेगा साफ साफ। शाला भोग बिल्कुल क्लियर है, शाला भोग, शाला भोग, शाला स्कूल, तो जो स्कूल के लिए दान में दी जाती थी भूमि उसको शाला भोग बोला जाता था, स्कूल को जो दान में दी जाती थी। और देवदान मतलब मंदिरों को दी जाने वाली, ठीक है, टेम्पल्स को, मंदिरों को दान में दी जाने वाली भूमि। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का हो जाएगा यहां पर में 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग आसानी से लगा सकते थे इसको। मैं आप लोगों को एक ये दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी लोग, या फिर दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी मैंने डाला हुआ है इसको, आप लोग वहां से भी ले सकते हो, DANISH वहां पर में भी इसको डाला हुआ है, ये वाली स्क्रीनशॉट को आप वहां से भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए
बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग करते रहेंगे। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर तो हर किसी ने लगाना ही चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। जी, तो किस नदी के ऊपर में आकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था? अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया है। मैं चाहता हूँ 90% से ज्यादा लोगों का आंसर बिल्कुल सही रहे इसके अंदर में। ठीक है, तो ब्यास नदी जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, इससे आगे जाने से मना कर दिया था, ब्यास नदी से आगे जाने से। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखना है आप लोगों ने कि ब्यास नदी से आगे जाने से मना कर दिया था। आपको बताया मैंने कि इधर साइड से अलेक्जेंडर या सिकंदर आया था मैसेडोनिया नाम के देश से। ठीक है, और यहां पर में ब्यास नदी के आगे जाने से उसके सैनिकों ने मना कर दिया, तो उसको वापस जाना पड़ा था। ओके, वापस जाना पड़ा था। वापस जाते समय बेबीलोनिया नाम की एक जगह है इराक के अंदर में, वहां पर में उसकी मृत्यु हो गई थी अलेक्जेंडर की। नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया था पिछले लेक्चर में। कल में तो मैंने लेक्चर लिया नहीं, ठीक है, आप ही लोगों के में से कुछ लोगों के कारण। मैं यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था बिहार के हेडमास्टर वाले एग्जाम के अंदर में, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आया था। ठीक है, महान मुगल सम्राटों में से, जैसे बाबर से औरंगजेब तक, दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। ठीक है, ये वाला। अब इसका आंसर आप लोग लगा रहे हो। ठीक है, मैं एक बार पोल भी ले लेता हूं यहां पर मैं, और मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है आप लोगों से। ठीक है, लगा दो पोल, मैंने दे दिया है आप लोगों को। पोल के अंदर में भी लगा दो आप लोग आंसर। नाउ, अब मैं आप लोगों को डायरेक्टली एनसीईआरटी की वेबसाइट पर लेकर जाना चाहूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी की वेबसाइट के ऊपर में आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी के अंदर में ये चौथा नंबर का चैप्टर है, द मुगल्स करके, 16वीं से 17वीं शताब्दी। ओके, ये याद रखेंगे आप लोग। डायरेक्ट एनसीईआरटी खोला हुआ है, आप देख सकते हो एनसीईआरटी का यहाँ पर में ये लगा हुआ है। अब यहां पर में आप लोग थोड़ा सा देखना इस चीज को। यहाँ यहाँ क्या लिखा है? मुगल मैरिज विथ राजपूत, द मदर ऑफ जहांगीर। ठीक है, ये कचवाहा प्रिंसेस थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, जयपुर की राजकुमारी थी वो, हरकाबाई। और यहां पर मैं आप लोगों का शाहजहां की जो मदर थी वो राठौड़ प्रिंसेस थी। ठीक है, राठौड़ प्रिंसेस थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था मैंने। इसको मैं यहां पर मैं इंसर्ट स्लाइड कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए वो। ये इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था वो, डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया था। आप लोगों को डायरेक्टली वेबसाइट खोल के दिखा दिया मैंने। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में से लिया गया। अब मैंने जब ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर में कराया, तो एक आपके फूफा जी थे, ठीक है, उनका यहाँ पर में नीचे में कमेंट आया। मैंने आपको बताया ना, उनको घर में कोई भाव वगैरह देता नहीं है और उनके दिमाग में दूसरी चीजें चलती है। तो सर आप जात पात क्यों कर रहे हो, राजपूत मुगल ये सब चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, बाकी की चीजें पढ़ाओ। अरे मंद बुद्धि, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर में डायरेक्टली एग्जाम ने पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो क्या ना कराए इसको। ठीक है, तुम्हारे दिमाग में चलता होगा जात पात और ये राजकुमार हिंदू मुस्लिम वगैरह। अब जो क्वेश्चन आया है वो तो कराना पड़ेगा ना यहाँ पर में, पागल इंसान। ठीक है, तो ऐसे फूफा जी टाइप के लोग आते हैं और पूरी क्लास का नुकसान कराते हैं, सबका नुकसान कराते हैं। खुद तो डूबेंगे सनम, हम तो डूबेंगे सनम, दूसरों को भी ले डूबेंगे वाला काम रहता है उनका। तो बेटा अभी किसी का भी आया तो डायरेक्टली वो ब्लॉक होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने। चुपचाप से पढ़ लिया करो बस अच्छे से, नुकसान तुम्हारा होगा। ठीक है, और बाकी लोगों का भी कराओगे नहीं तो तुम। तो एनसीईआरटी में मैंने आपको रेफरेंस दिखा दिया, एनसीईआरटी के अंदर में डायरेक्टली दिया है वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा वाला सही वाला सुमेलित नहीं है, ये बताना है आप लोगों ने। सर प्लीज फूफा जी टाइप के लोगों को ब्लॉक कीजिए, बिल्कुल कर देंगे उनको, डोंट वरी।
नहीं, ऐसे जो भी लोग दिखते हैं कमेंट के अंदर में, उन लोगों को बराबर रिप्लाई दिया करो आप लोग उनको, ठीक है, भगाया करो यहाँ से उनको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? वेल्ड, पंपास, डाउन, स्टेपी। साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल एशिया। देखिए, अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है, तो उससे पहले आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा ये चीज क्या है। मैं आप लोगों को मैप के थ्रू बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये है आप लोगों की कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में। बताए ये मकर रेखा का एंगल कितना है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। देखते कितने लोग बता पाते हैं मकर रेखा का एंगल कितना है, मकर रेखा का। ठीक है, जी हाँ, मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। ठीक है, ये बताइए आप लोग। बताओ यहां पर मैं 23.5 डिग्री साउथ, वेरी गुड। अब देखो ये वाला एरिया जो है ना, इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं उसको? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र इसको कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इस इलाके को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच का, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला इलाका। अब कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाले इलाके को बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब इसके ऊपर में यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्र है आपका, उसको बोला जाता है टेम्परेट जोन। और यहां से यहां तक के एरिया को भी बोला जाता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन। इस इलाके में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, घास का मैदान, जहां पर में जो है आप लोगों का, ठीक है, ओके, घास का मैदान, वो घास के मैदान को अलग अलग इलाकों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। घास के मैदानों को अलग अलग इलाके में अलग अलग नाम से जाना जाता है आप लोगों का। तो आप लोगों को याद रखना है कि यहां पर में इस इलाके के अंदर में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, इसको प्रेरी के नाम से जानते हैं। वही चीज यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उत्तरी अमेरिका में इन घास के मैदानों को प्रेरी कहा जाता है। लिखते जाओ आप लोग एक बार कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में प्रेरी के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताते जाता हूं, मैप के अंदर में भी दिखाते जाऊंगा आप लोगों को। मैप कहां चला गया भाई? ठीक है, अब देखिए मैप छुप गया आप लोगों से, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर मैं जो आप लोगों का अर्जेंटीना वाला पार्ट है, ये वाला अर्जेंटीना वाला पार्ट, इसको यहां पर में पंपास बोला जाता है। साउथ अफ्रीका में इसको बोला जाता है आप लोगों का फ्रेंड्स वेल्ड, वेल्ड बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है डाउन, डाउन। और मध्य एशिया में यहां पर में उसको बोला जाता है स्टेपी, स्टेपी। तो वही चीज है आप लोगों की, घास का मैदान है। देखो आप लोगों को पता है कि आपके घर में हो सकता है आपको चीकू बोलते हो, ठीक है। आपके बाहर वाले आपका स्कूल के अंदर में नाम जो है वो हो, मान लीजिए राजेंद्र। आपके दोस्त आपको प्यार से राजू बुलाते हो, ठीक है। और आपके जो मैडम है वो आपको प्यार से बाबू सोना बुलाते हो। तो आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो वैसे ही फ्रेंड्स, ये घास के मैदान है आप लोगों की, शीतोष्ण घास के मैदान, अलग अलग इलाकों में इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो घास के मैदान अर्जेंटीना में जो शीतोष्ण घास के मैदान है आपके, जो कि ट्रॉपिकल जोन में नहीं आते, बाहर आते हैं, उन घास के मैदान की बात हो रही है। अर्जेंटीना में इसको पंपास बोला जाता है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्ड बोलते हैं। सेंट्रल एशिया में, मध्य एशिया में स्टेपी। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर में डाउन के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया डाउन साइड में है ना, इसी वजह से डाउन, याद रख लेना। साउथ अफ्रीका ऐसा लग रहा है वेल्डिंग कर दी गई है, साउथ अफ्रीका की अफ्रीका के साथ में वेल्डिंग करके जोड़ दिया गया, इसलिए वेल्ड। ठीक है, यहाँ पर मैं पंपास बोलते हैं अर्जेंटीना में। और अमेरिका के अंदर में बहुत ज्यादा प्रेयर करनी पड़ती है भाई आपको जाने के लिए, कि आने दो, आने दो, अमेरिका आने दो, अमेरिका आने दो, प्रेयर कर रहे हैं तो प्रेरीज, ऐसे याद रख लेना आप लोग। भारत से मध्य एशिया तक जाना है तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी, और सीढ़ी को ही आप स्टेप्स बोलते हो ना, स्टेप स्टेप स्टेप, बेबी स्टेप्स, स्टेप्स स्टेप्स। तो स्टेप्स लेके जाओगे आप लोग, तो ये याद रखेंगे आप लोग कि स्टेप ही बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। मैं कमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को, पोल दे रहा हूँ, पोल के अंदर में आंसर करना है सभी लोगों ने। एक बार लाइक का बटन भी दबा देंगे फ्रेंड्स, जब सभी लोग जल्दी जल्दी से, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपको सारी की सारी चीजें याद करवा दूं मैं। ज्योग्राफी के अंदर में दिया हुआ है आप लोगों का, सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइक का बटन दबा देंगे। अब करो, यहां पर मैं कोशिश करो, आपसे गलत वाला पूछा है कि कौन सा वाला गलत है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, आप लोग पहले काफी सारे लोग थे जिनको समझ नहीं रहा था कि सर ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन अब देखिए यहां पर मैं वो खुद से आंसर लगा रहे हैं। जो सही है वो भी बताना है आप लोगों ने।
बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर में देख रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? बिल्कुल। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पंपास जो है आप लोगों का, ये अर्जेंटीना में कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया डाउन साइड में बिल्कुल सही है। स्टेपी सेंट्रल एशिया के अंदर में सही है। वेल्ड साउथ अमेरिका के अंदर में नहीं कहा जाता, वेल्ड कहा जाता है आप लोगों का कहां पर में? साउथ अफ्रीका के अंदर में, साउथ अफ्रीका के अंदर में। कितने लोगों ने आंसर कर दिया था यहाँ पर, मैं कमेंट करके बता देंगे मेरे को जल्दी से कि जी हाँ सर अब याद हो गया है, साउथ अफ्रीका में कहा जाता है। 75% लोगों का बिल्कुल सही आंसर था। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स, ऐसे ही आंसर करते रहिए आप लोग, मैं आपको सारी चीजें याद करवा दूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर में हमारे आपको बताना है दूसरे नंबर के सिख गुरु कौन थे, और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली लिपि की खोज की थी। उस लिपि का नाम क्या है वो भी बता देंगे आप लोग। ठीक है, चलो इसका भी पोल दे ही देता हूं। बताइए दूसरे नंबर के सिख गुरु कौन थे, और उन्होंने कौन से नंबर की कौन सी लिपि का उन्होंने जो है वो इजाद किया था? दूसरे सिख गुरु, तो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी, गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक जी जो है ये फर्स्ट नंबर के गुरु थे, फर्स्ट। सेकंड नंबर के गुरु जो थे वो कौन थे आपके? ठीक है, सेकंड नंबर के गुरु, आंसर लगाते जाइए आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में। वेरी गुड। तो गुरु अंगद जी जो है यहाँ पर में सेकंड नंबर के गुरु थे, ये याद रखना है। इनका प्यार से इनको किस नाम से बुलाया जाता था? 59% लोगों ने आंसर दिया है अब तक केवल, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, और अब 58 हो गया, तो 59% लोगों ने सही आंसर दिया यहाँ पर में। ठीक है, इनको लेहना के नाम से जाना जाता था, लेहना, ये भी लिख दो आप लोग, लेहना के नाम से जाना जाता था, लेहना के नाम से। गुरु अंगद को लेहना के नाम से जाना जाता था। ये सेकंड नंबर के गुरु थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, सेकंड नंबर के गुरु। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने गुरुमुखी की रचना की थी। ये जो पंजाबी लिपि है ना आप लोगों की, जो पंजाबी भाषा के अंदर में जो लिपि का आप लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये पंजाबी जो लिपि है आपकी, इसका जो आप इस्तेमाल करते हो, ये लिपि की खोज इन्होंने की थी, या खोज क्या मतलब इजाद किया था उसका। ठीक है, उसको उन्होंने बनाया था। तो गुरु लिपि या फिर आप लोगों की यहाँ पर में गुरु लिपि स्क्रिप्ट या गुरुमुखी जो लिपि है, ठीक है, स्क्रिप्ट है, उसकी इजाद किसने की थी? तो वो की थी गुरु अंगद देव जी ने, जो कि सेकंड नंबर के गुरु है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक है ये, सेकंड नंबर के गुरु, गुरु महाराज अंगद देव जी। ठीक है, चलिए, गुरु नानक देव जी पहले है, और गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो लास्ट नंबर के। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है एशियाटिक लायन पॉपुलेशन जो है वो आप लोगों की कहां तक रेस्ट्रिक्टेड है? एशियाटिक लायन, बताइए। एशियाटिक लायन, जितने भी लोग लेट जुड़े हैं मैं उन सबको बता दूं, आप लोग जो है फ्रेंड्स दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISHSHEIKH, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में जुड़ सकते हो, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। 5 बजे भी आप लोगों की क्लास होती है एनसीईआरटी और ल्यूसेंट बेस, उसके अंदर में भी आप लोग जरूर आइए। प्लस आपको बताना चाहूंगा मैं कि टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में भी आप लोग जुड़ सकते हो, टीचिंग परीक्षा। एशियाटिक लायन पॉपुलेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू, एशियाटिक शेरों की आबादी सीमित है कहां तक? तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि गिर नेशनल पार्क यहां तक ही सीमित है, केवल और केवल गिर नेशनल पार्क तक ही सीमित है, उसके आगे कहीं पे भी आप लोगों को नहीं मिलता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, मतलब हमारे भारत के अलावा यहाँ पर में कहीं पे भी आप लोगों को ये एनसीईआरटी के अंदर में डू यू नो के अंदर में दिया हुआ है पॉइंट, इसी वजह से करा रहा हूं आपको। तो ये गिर नेशनल पार्क है, एशियाई शेरों का एकमात्र घर, कहीं पे भी और यहाँ पर में एशियाई शेर आपको नहीं मिलते। मैं आप लोगों से और पूछना चाहूंगा, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर में है? बताते जाओ आप लोग, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर में, कमेंट कर दो जल्दी से। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर में है, और पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर में है? तो देखो साइलेंट वैली, ठीक है, अगर आप लोगों से साइलेंट वैली बोला जाए आप लोगों से, तो याद रखना आप लोगों ने, ये आप लोगों को मिलेगा केरला के अंदर में। ठीक है, केरला में साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अगर आपसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाए, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में है, और ये सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है भारत का। 1936 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सबसे पुराना नेशनल पार्क भारत का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, पेरियार नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स, ये भी आपका केरल के अंदर में, इसको भी याद रखना है। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को, 2000 बच्चे क्रॉस हो गए हैं लाइव में, कॉन्ग्रेचुलेशन। और 1300 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिया, आप सभी को लाइक एंड लाइव के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरी की पूरी टीचिंग परीक्षा टीम, आप सभी लोग जो टीचिंग परीक्षा परिवार के हिस्सा है उन सभी को।
ये याद रखेंगे आप सभी लोग। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। एक होता है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली, आप लोग बताते जाओ कहां पर में है साइलेंट वैली। एक होता है वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और एक है आपका पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। ये तीनों के तीनों आप बता दो वैली 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 वाले जो है कहाँ कहाँ पर में है, ये कहाँ पर में है, ये कहाँ पर में है और ये कहाँ पर में है। देखते कितने लोग बता पाते हैं, कमेंट के अंदर में सभी लोगों के आंसर्स आ जाने चाहिए यहाँ पर। तो देखिए अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं साइलेंट वैली नेशनल पार्क आप लोगों का अभी आपको बताया केरला के अंदर में है, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर, अगर ये फ्लावर फूलों की घाटी नेशनल पार्क आप लोगों से बोले तो ये उत्तराखंड के अंदर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अगर पिन वैली नेशनल पार्क आप लोगों से बोले तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर में है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो जहां वहां वैली थी वो वाले आप लोगों को बता दिया मैंने, जो आपसे एग्जाम के अंदर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वैली वाला याद रहेगा आप लोगों को ये चीज अभी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप एनसीईआरटी में देख सकते हो कि गिर फॉरेस्ट जो है वो एकमात्र एशियाटिक लायन का आप लोगों का घर है। और ये केवल हमारे भारत में नहीं बल्कि इवन पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड फैक्ट है कि JSL.org जो वेबसाइट है, बहुत ही प्रतिष्ठित वेबसाइट है आप लोगों की जूलॉजिकल डेटा को गैदर करने वाली, उसके अनुसार भी गिर फॉरेस्ट जो इंडिया का है वो एकमात्र आप लोगों का स्थान है जहां पर में आप लोगों को ये मिलेंगे आपके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखना आप लोग, हो सकता है एग्जाम के अंदर में कभी भी आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है। तो तैयार रहना आप लोगों ने, सभी लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी। नाउ जस्ट अ सेकंड, मैं आप लोगों से अब कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च कब से कब तक थी, दांडी मार्च ये बताएंगे आप लोग जल्दी से, दांडी मार्च कब से कब तक निकाली गई थी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। दांडी मार्च कब से कब तक निकाली गई थी, दांडी मार्च। उसके बाद में आप लोग जो है मुझे बताओगे कि गांधी जी के साथ में कितने लोग थे, गांधी जी के साथ कितने आदमी थे, ठीक है, कितने आदमी थे, ठीक है। तो बताइए सरदार, आंसर करो आप लोग। मैं वो बन गया, वो आपका क्या था वो, गब्बर, ठीक है। कितने आदमी थे आप लोग, चलो तालियां बन के आंसर करो आप लोग कि कितने आदमी थे, ठीक है, बताओ। बहुत बढ़िया, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आंसर कर रहे हो, कहा गया भाई, ठीक है कोई बात नहीं। तो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा थी, ये याद रखना है फ्रेंड्स, दांडी यात्रा जो है आप लोगों की ये 12 मार्च से लेकर, ठीक है, 6 अप्रैल तक ये यात्रा की थी। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी के अंदर में उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। इसी दांडी यात्रा के बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। गांधी जी के साथ में यहाँ पर में 78 लोग थे। इसके अंदर में एक बिहारी था जो मैंने आप लोगों को आज याद कराया, जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देंगे सभी लोग। एक याद करवाया मैंने आप लोगों को, गिरिवरधारी, ठीक है, चौधरी, गिरिवरधारी चौधरी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि ये एक बिहारी थे जो उसके अंदर में शामिल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। बाकी आप सभी में से जितने भी लोग हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 6 महीने का 999 का आप लोगों का कोर्स है, 1 साल का 1499 का, ठीक है, जिसमें आप लोगों को बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें करवाई जा रही है, ठीक है। अभी भी आप लोगों के पास में 2 महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, आराम से आप लोग अच्छे से इसको कर सकते हो। ओके, 7611101101 इस नंबर पर या फिर 9697884444 नंबर के ऊपर में आप लोग कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो। बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे लेक्चर के अंदर में, ठीक है। आप लोग वहां पर में जुड़े रहिए। 5 बजे भी आप लोगों की क्लास होती है, ऐसी एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा दूंगा। पेपर अगर आप लोगों ने क्लियर करना है तो क्लास अच्छे से देखो, पढ़ाई के ऊपर में ध्यान दो। आप लोगों को पता है कि पेपर क्लियर करना जरूरी है आप लोगों के लिए। पेपर, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, मौका आया है, पेपर क्लियर करो, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। जो इधर का पॉलिटिक्स और ये वो इधर उधर की जो बातें अभी करनी वो है ना, वो सब एग्जाम में क्लियर होने के बाद में, पास होने के बाद में करना, ठीक है। सारी की सारी आप लोगों की जो भी है, जब आप लोग क्लियर कर जाओगे तब उसके बाद में ये आप लोगों को अपना समझ के, आप लोगों को अपना छोटा भाई अपनी छोटी बहन समझ के आप लोगों को यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ ये चीज़ मैं आपको, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी चली गई और आप फालतू की चीज़ें करते रह गए। और ये वाली चीज़ हिंदू मुस्लिम और ये वाला जो कमेंट में मैंने देखा था, ठीक है, चुपचाप से पढ़ा रहा हूँ आपको, वो पढ़ लो आप अच्छे से, वो आपके काम की चीज़ है, सब रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ।
बाद में जो करना है वो कर लेना सिलेक्शन होने के बाद में, अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है उस मानसिकता के साथ में तो। लेकिन जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि उसका पेपर जरूर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूँ वो रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ। आपकी पूरी SCRT पढ़ने के बाद में, NCRT को इतने सालों से पढ़ाने के बाद में, आपके पूरे बिहार के अलग अलग एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखने के बाद में आप लोगों को करा रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें मैं। ठीक है, चलिए। ऐप पे टेस्ट नहीं मिलता सर, कैसे ढूंढे उसको? ऐप को मैंने आपसे कहा कि ऐप को पूरा छेड़ो, ठीक है, ऐप को परेशान कर दो। ऐप ने आकर आपकी कंप्लेंट करनी चाहिए मेरे पास में कि सर नेहा कुमारी मेरे को बहुत परेशान कर रही है, सर नेहा कुमारी ने मेरे को इतना ज़्यादा छेड़ा, इतना ज़्यादा छेड़ा सर कि मैं नहीं कर रहा सर, मेरे को जाना है, मेरे को छोड़ दो सर, आप दूसरा ऐप बना लो, मेरे को नहीं करना। इतना छेड़ो नेहा कुमारी उस ऐप को जाकर, मतलब आप ऐप को परेशान कर दो। ऐप के हर कोने में जाकर देख लो कि कहाँ पर में कौन सी सेटिंग है, ठीक है, इतना छेड़ो, ऐप परेशान हो जाए आपसे, इतना ज़्यादा छेड़ो। अगर आप ऐप को देखोगे ही नहीं अंदर जाके कि कौन सी चीज कहाँ है और कोशिश नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? इतनी सारी चीजें हैं, इतने फंक्शंस है, इतनी फैसिलिटीज है उसके अंदर में, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा देखने की, ठीक है। और कोई भी गड़बड़ हुई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 96978844 ये आपका टेक्निकल नंबर आपको दिया हुआ है ना, सारे पेड वाले बच्चों के लिए स्पेशली। कोई भी गड़बड़ आती है, कोई भी ऐप में दिक्कत आती है, इसमें कॉल करो। यार ऐसा कोई आपको दे रहा है जो टेक्निकल हेल्प के लिए डायरेक्टली डेडिकेटेड नंबर दे रहा है आपको टेक्निकल हेल्प के लिए कि भाई कोई टेक्निकल इशू आ जाता है आपको उसके अंदर में आपको देने के लिए, ठीक है। टीचिंग परीक्षा आपको दे रहा है, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि आप टेस्ट जो है ऐप को पूरा छेड़े, अच्छे से पूरा यूज करें आप लोग। ओके, चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, बाय।